डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानी आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक जॉब कर रहा हूँ। वैसे तो मैं दिल्ली में रहा करता था, लेकिन जब पढ़ाई ख़त्म हो गई, जॉब ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पर भटकना शुरू कर दिया और अंततः मुझे जॉब नोएडा में मिली। और यहाँ पर मैं एक किराए के फ्लैट में रहता हूँ अपने 5 दोस्तों के साथ। अब ये दोस्त भी यहाँ काम पर लगने के बाद बने हैं, यानी हम पांचों एक ही कंपनी में काम करते हैं। सुबह 9 बजे मजदूरों की तरह निकल जाना और रात को 8 बजे घर पहुंचना। घर पहुंचने के बाद खाना बनाना, हर दिन का यही काम हो गया है। कंपनी तो ये आईटी है, लेकिन काम मजदूरों की तरह लेते हैं। कभी कॉल सेंटर की तरह पूरा दिन हमें कॉल्स करनी पड़ जाती हैं। कई बार प्रोग्रामिंग का काम करना पड़ जाता है, कई बार भाग दौड़ करनी पड़ जाती है। अब कंपनी नई है, हमें लालच दिया गया है कि आगे जाकर जब कंपनी बड़ी हो जाएगी ना, तो अच्छी अच्छी पोस्ट हमें मिलेगी। अभी ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं हैं कंपनी के पास, लेकिन जब कंपनी बड़ी होगी, इसकी कई ब्रांचेस बनेंगी, हमें मैनेजर बनाया जाएगा। हम राजाओं की तरह जिएंगे। अब ये एक लॉलीपॉप होता है जो हर एक एम्प्लॉय को मुंह में ठूंसने के लिए दिया जाता है, ताकि उनका मुंह बंद रहे। उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उन सपनों में उन्हें समझ नहीं आता ये लॉलीपॉप नहीं, सिर्फ डंडी होती है, चूसने के लिए कुछ नहीं मिलता। बस अपने मन में ख्याल बनाते जाओ कि मैनेजर बनेंगे, मैनेजर बनेंगे। 2 साल हो चुके हैं इस कंपनी में काम करते हुए और हम पांचों एक दूसरे को मजदूर ही कहते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी हमें ऐसी ही अच्छी लगने लगी है। जब आपको इतने पैसे मिलने लगे जितने आपने पहले नहीं देखे हैं और कहीं और कमा भी ना पाएं, आपके हाथों में बेड़ियां लग जाती हैं। आप ना वहां से जा सकते हैं, आप ना वहां रुक सकते हैं। आपको महसूस होता है आप बंध चुके हैं। और यहाँ हम पांचों के साथ एक और लड़का आ गया था, हरियाणा का रहने वाला दर्श काफ़ी मजाकिया सा था। पहले पहले तो हमें वो बहुत ज़्यादा देहाती लगा करता। कंपनी में काम करता और अपनी देहाती कहानियां सुनाता रहता कि मैं इस तरह से अपने गांव में ये खाया करता था, वो खाया करता था। एक उसकी हरियाणवी बोली। हम पहले पहले उससे काफ़ी दूर रहने लगे थे। वो लड़ाकू सा भी लगता था, मजाकिया सा भी लगता था, हमें बहुत बोर करता। लेकिन 7 दिन बाद हम ये समझ गए थे, दिल का बहुत ज़्यादा अच्छा था, हमारी काफ़ी मदद किया करता था। उसे भी फ्लैट में कोई कमरा चाहिए था ताकि किसी के साथ शेयर कर सके। उसके पास भी ज़्यादा पैसे नहीं थे, हमने अपने साथ ही रहने दिया। हमारे फ्लैट में 3 कमरे थे और वैसे भी हम 5 थे। वो छठा आ गया तो हर कमरे में 2-2 रहने लगे और उसकी बातें ना ख़त्म होने वाली थी। वो अपने गांव की ऐसी ऐसी उल्टी पुल्टी कहानियाँ हमें सुनाता कि हमें टीवी देखने का मन नहीं करता। उसके गांव में जैसे हर कोई कैरेक्टर रहा करता था, हर किसी की अलग ही बात, हर किसी की अलग ही कहानी। 1 महीने में वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन गया था और हमारी मदद इतनी ज़्यादा किया करता कि हम खुद उसे सबसे अच्छा दोस्त मानने लगे थे। किसी को कोई परेशानी हो तो वो उस परेशानी को हल करने के लिए हमारे पास आता, हमारी बात सुनता, हमें सुझाव देता। भले ही वो गाँव में रहा हुआ था, लेकिन काफ़ी सुलझा हुआ था वो। और उसकी इच्छा, उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने। वो शहरों में घूमना चाहता था, इसीलिए हम उसे शहर में घुमाते और उसे बहुत मज़ा आता। जब आप किसी को खुश करते हैं, आपको भी ज़रा सी खुशी मिलती है और उसके साथ हमें भी खुश रहना आ गया था। मज़दूरों से हम दोबारा जैसे नॉर्मल इंसान बनने लगे थे। उसे बाज़ार घूमना पसंद था, उसे मूवी देखना पसंद था, उसे कॉलेज के बाहर खड़े होकर कॉलेज वाले उन बच्चों को देखना पसंद था, जैसे वो दोबारा कॉलेज में जा सकता हो। वो कहा करता था, वो भी क्या ज़िंदगी थी। बीच बीच में उसकी बातें इतनी अजीब हो जाती कि हमारे समझ में नहीं आती और अंत में उसकी एक बैट लाइन,
समझ रहे हो आप? बस बार बार यही कहता रहता। इस तरह 2 महीने गुजर गए। वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त, और 2 महीने बाद वो अपने गांव की अजीब अजीब बातें बताने लगा। हमारे भी कुछ सपने थे। हम पांचों 2 साल से एक ही बात किया करते थे, इकट्ठे घूमने जाएंगे, ताजमहल देखेंगे, हम औरंगाबाद जाएंगे, हम लंदन जाएंगे, हम पेरिस जाएंगे, हमें वो देखना पसंद है, हमें वो देखना पसंद है। 2 सालों से हम ये बातें किया करते थे, लेकिन हमें अपनी औकात पता थी। इतने पैसे शायद हमारे पास कभी नहीं आएंगे कि सब कुछ हम देख पाएं, लेकिन सपने देखने में क्या बुराई है। हम अजूबे देखना पसंद करते थे, ऐसी चीज़ें जिसे देखने के बाद ताउम्र हमें वो याद रहे। लेकिन दर्श ने भी हमें एक बात बताई जिसने हम सब की आंखें खोल कर रख दी। दर्श ने कहा, ये क्या अजूबे हुए, ये तो बस साधारण सी इमारतें हैं, इन्हें देखने में कोई खास मज़ा नहीं। हमारे गांव के पास तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो तुमने देखी नहीं होंगी। हम पांचों हंस पड़े थे। वक्त रात के 10 बजे का था। हम उस फ्लैट में बैठे हुए और दर्श बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा। उसने कहा, तुम्हें पता है हमारे गांव के आगे एक काला रास्ता है। अब वो अंधेरा रास्ता, कहते हैं आगे कहीं और दुनिया में पहुंच जाता है। मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी वहाँ पर जाकर आए हैं और वहाँ पर है एक सोने का पेड़। वहाँ सोना ही सोना मिलता है, ताउम्र सोना मिलता है। जो उस पेड़ को खोज ले बस सोना ही सोना। ये सुनकर हम पांचों जोर जोर से हंसने लगे थे। हम कहने लगे थे ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, इससे ज़्यादा बड़ी और लंबी डींग किसी ने नहीं मारी होगी। और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। मजाक तो काफ़ी किया करता था, लेकिन बाद में बता दिया करता था कि ये मजाक है। इस बार वो अपनी बात पे अड़ गया था। नहीं, सच में वो अंधेरा रास्ता है। कहते हैं वो भूतिया दुनिया में जाता है। रात के 12 बजे वो रास्ता खुलता है। उसके बाद वहाँ भूत प्रेत नज़र आते हैं। उनसे बचना मुश्किल होता है। वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं और अंत में मिलता है सोने का पेड़, जहाँ ढेर सारा सोना मिलता है, ताउम्र सोना मिलता है। कहते हैं कि इतना सोना आप सोच नहीं सकते। सारी उम्र सोना मिलता है। आधा घंटा हम उसका मजाक बनाते रहे। वो बहुत ज़्यादा सीरियस, वो अब नाराज़ हो गया था। नाराज़ होकर वो बाहर घूमने के लिए चला गया। इसके बाद हम इंतज़ार करने लगे कि वो कब आएगा और कब कहेगा कि समझ रहे हो ना। वो आया ही नहीं। वो बाहर खड़ा था, ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा नाराज़। हम पांचों उसके पास गए और वो नीचे बैठा रो रहा था। हम उससे पूछने लगे, क्या हुआ, कोई परेशानी है, हमें बता। वो कहने लगा, तुम मुझ पर यकीन नहीं करते। तुम समझते हो मैं जोकर हूँ। हमेशा मैं मजाक वाली बात करता हूँ तुम्हें हंसाने के लिए। आज मैंने सीरियस बात की और तुम मुझे जोकर समझ रहे हो। हम काफ़ी सीरियस हो गए थे। फिर से मेरा एक दोस्त हंसा, देख तू फिर से मजाक कर रहा है। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तुम्हें मुझ पर यकीन है ही नहीं। अब मैंने अपने दोस्त को भी समझाया, चुप कर जा, दर्श रोने लगा है, समझने की बात कर। फिर हम पांचों बहुत ज़्यादा सीरियस होकर, ठीक है हम हंसते नहीं, अब शुरू से सच बता। देख, पहले हम सोच रहे थे तू कोई कहानी सुना रहा है, हर रोज़ की तेरी बात है ना, तू कहानियाँ सुनाता है अपनी हरियाणा की, अपनी गाँव की कहानियाँ। अब सीरियस होकर बता, फिर समझेंगे। उसने कहना शुरू कर दिया, अब हंसना मत। सच में मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी वहाँ उस अंधेरी दुनिया में गए थे। उन्होंने कहा था वो सोने का पेड़ है जिसे ढूंढना असंभव के समान है। एक बार मिल जाए तो सोना ही सोना मिलता है। मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं ना, तुम तो अजूबों की बात करते हो ना। सोने का पेड़ देखा है तुमने? हम हैरान, नहीं, क्या तुम दिखा सकते हो? उसने कहा, हाँ, वो बरगद के पेड़ की तरह बहुत ऊंचा, बहुत चौड़ा पेड़ है। वहाँ सोना ही सोना दिखता है। मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। देखो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त बने हो, जो मेरी बातों पर यकीन करते हो, मुझे अच्छा दोस्त समझते हो। इसीलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हारे सामने इज्जत कमाऊं। अब हंसे हो ना, एक दिन याद करोगे। लेकर जाऊंगा तुम्हें वहाँ पर, सोने का पेड़ दिखाऊंगा मैं तुम्हें। वैसे भी हम कुछ दिन की छुट्टियाँ लेना चाहते थे और हम कहीं घूमने जाना चाहते थे। अब दर्श ने कह दिया कि हरियाणा के गाँव में घूम कर आओ, बड़ी लस्सी के गिलास पिलाऊंगा, अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगा, बिल्कुल खर्च होने नहीं दूंगा और वो भूतिया रास्ता दिखाऊंगा। हम मान चुके थे, इसमें अच्छा ही था। हम निकल पड़े छुट्टियों में उस इलाके की तरफ
जिस गांव से दर्श आया करता था। हम वहां जा रहे थे और उसने एक बात साफ कर दी कि वो अपने गांव में नहीं ले जाएगा, आसपास के किसी गांव में रुकने के लिए इंतज़ाम वो पहले ही कर देगा। वो कुछ पैसा कमा कर ही अपने गांव में जाना चाहता है। वो लड़कर आया था कि वो ढेर सारा पैसा कमा कर यहाँ कदम रखेगा। अभी 2-3 महीने हुए हैं, कुछ ही तो तनख्वाह मिली है और वो भी खर्च कर दी है, वो फिल्म देखने में, काफ़ी और चीज़ें करने में। अब हम समझ गए थे अब उसके गांव में तो जा नहीं सकते, लेकिन उसके जान पहचान वाले आसपास कई गांव में थे। अब एक ऐसे ही गांव में वो ले गया जो उसके गांव से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। वो अपने गांव का नाम नहीं बता रहा। वो कह रहा था, तुम दोस्त कमीने हो, तुम वहां पर जाओगे, मेरी बेइज्जती कर दोगे। हमने कहा नहीं करेंगे। उसने नाम बताया ही नहीं। उस गांव में एक कमरा उसने किराए पर ले लिया था, वहां पर हमने रहना शुरू कर दिया। अब गांव में हम रहने वाले थे, भूतिया दुनिया में सोने का पेड़ देखने वाले थे। सच कहूं, हम 5 को लालच आ गई थी। सोने का पेड़, हमें पता है गांव में कई किंवदंतियां सुनाई जाती हैं, कई भूतिया कहानियां सुनाई जाती हैं। मैंने भी बचपन में अपने दादाजी से कहानी सुनी थी कि उन्होंने एक बार एक जिन्न को देखा था जो दिल्ली के एक पुराने किले में रहा करता था, लोगों को परेशान करता था, डराया करता था। वो एक छोटे से कमरे में था जो आवाज़ लगाता रात के 12 बजे, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। मेरे दादाजी ने बिना डरे उस कमरे में कदम रखा था तो उसने मेरे दादाजी को सोने का सिक्का दिया था, सामने चमकता हुआ सोने का सिक्का। मेरे दादाजी मान चुके थे ये भूत प्रेत जिन्न ये शक्तियां होती हैं और मदद भी करती हैं, बस हमें इन पर यकीन करना आना चाहिए, बिल्कुल सच्चे मन से। मेरे दोस्तों ने भी अपने बचपन की कहानियां सुनाई थी कि सच में उनके गांव में भी ऐसा बहुत बार हुआ है। घरों के नीचे सोने की चीज़ें निकली हैं, चांदी के सिक्के निकले हैं। कई बार भूतों ने बताया है, कई बार उन्होंने भी ऐसी कहानियां सुनी हैं कि कोई दूसरी दुनिया है, वहाँ पर कई बार खजाना छिपा दिया जाता था और कोई भी वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि रास्ते बंद होते हैं। हो सकता है सच में उस दुनिया का कोई दरवाज़ा हो जहाँ सोने का पेड़ लगा हो, ढेर सारा सोना मिलेगा। और वो कह तो रहा है ताउम्र सोना मिलता है। अगर ताउम्र सोना मिलता है तो हम सारी उम्र सोना बटोरते रहेंगे, काम नहीं करेंगे, अमीर हो जाएंगे। हो सकता है ऐसे ही सोने का इस्तेमाल करके जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। हम 5 को लालच आ गई थी। पहली बार हमने ऐसा रास्ता चुना था जो सीधा नहीं, काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा था। रास्ता था दर्श का। वो खुद सोना पाना नहीं चाहता था। उसका कहना था जो सोना होता है कहते हैं दिमाग खराब कर देता है, ज़्यादा अमीर होना अच्छा नहीं होता। लेकिन हम 5 तो बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहते थे। उस गांव में हमने एक रात ऐसे ही बातें करते हुए बिताई थी। हम 5 दर्शकों कहे जा रहे, चलते हैं ना वहाँ पर, सोने वाला पेड़ देख कर आते हैं, दिखाओ तो किस तरफ है। वो कहता रहा यहाँ पीछे कई बंजर इलाके हैं, वो गांव जहाँ कोई नहीं रहता, उस गांव से रास्ता निकलता है। पीछे बिल्कुल बंजर झाड़ियाँ, इलाके, ऐसी जगह इतनी डरावनी रात को वो बदल जाती हैं। वो बंजर से आगे शहर की सड़कें हैं, रात को सड़कें नहीं होती, रात को और रास्ते होते हैं जो कहीं और ले जाते हैं। और वहाँ से कहते हैं भूत प्रेत दिखते हैं तो सब डर कर भाग आते हैं वापस। अगर उन्हें पार कर जाओ तो सोने का पेड़, वो सोने का पेड़ ताउम्र सोना देता है। मेरे दादाजी और चाचा जी ने वहाँ से सोना नहीं लिया था, बस देखा था। उन्होंने कहा था ऐसा पेड़ दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, सोने का पेड़। पहली रात तो हमें नींद ही नहीं आई, 5 बात करते रहे। दर्श सो गया था। अगले दिन सुबह उठकर दर्श कहने लगा गांव में नहाने का मज़ा ही बहुत आता है। उसके बाद वो गांव दिखाने लगा। अब हम गांव में घूमते घूमते ये भी समझ रहे थे ये गांव के लोग दर्श को जानते नहीं थे। वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा था जैसे वो उन्हें जानता हो, लेकिन हमें पता चल रहा था वो इन्हें जानता नहीं है, वो इनके लिए अनजान सा था। अपने गांव का वो नाम नहीं बता रहा, लेकिन हमें क्या, वो शायद छिपने की कोशिश कर रहा था। दाढ़ी भी तो उसने बड़ी कर ली थी ताकि पहचान में ना आए, कोई उसके गांव में जाकर बता ना दे कि दर्श यहाँ पर आया हुआ है, इसीलिए थोड़ा बच रहा होगा। पूरा दिन हम उस गांव में घूमते रहे, तालाब में नहाने के लिए गए,
वहाँ पर मंदिर बने हुए थे, वो देखने के लिए गए। उसके बाद चलते चलते उसने आगे वाला बंजर इलाका दिखाया। अब उस बंजर इलाके की तरफ जब हम जा रहे थे, कुछ बुजुर्ग जो पेड़ों के नीचे धूप से बच रहे थे, उन्होंने हमें अपने पास बुलाकर कहा था, आगे कहाँ जा रहे हो, ये बंजर इलाके हैं, आगे खेत वेत कुछ नहीं मिलेगा, इन इलाकों में कोई नहीं जाता। मैंने वैसे ही सवाल कर लिया, वहाँ आगे कोई जाता नहीं तो जगह है, कुछ ना कुछ तो होगा ना। उन्होंने कहा, काफ़ी आगे जाकर खाली सड़कें हैं, लेकिन उससे पहले जो 10-15 किलोमीटर का रास्ता है पूरी तरह से बंजर, जानवर भी वहाँ पर नहीं होते, और दिन के वक्त तो फिर भी वहाँ पर घूम आना, रात को हिम्मत मत करना वहाँ जाने की। दर्श ने मेरी बाजू पकड़ी और कहने लगा, इनकी बात मत सुनो, चलो चलो यहाँ से, ये वैसे ही पागल बनाते रहते हैं, हमें भी पता है वहाँ भूत प्रेत हैं, ये ज़्यादा डरपोक लोग हैं। ये कहकर दर्श मुझे खींचता हुआ वहाँ से ले आया। मैं उनसे कुछ और बात करना चाहता था, मैं चाहता था उसके बारे में और पता कर लूँ, लेकिन किसी से दर्श ने बात नहीं करने दी और कहने लगा, ये सबको अगर शक हो गया ना, हम उस तरफ जाने वाले हैं, घर से बाहर निकाल देंगे। उस जगह को शापित कहा जाता है, मैं बताता हूँ क्यों। अगर कोई वहाँ पर जाता है ना, कहते हैं खाली हाथ वापस नहीं आता, या तो सोना लेकर आता है या भूत प्रेत लेकर आता है। अब जो भूत प्रेत लेकर आता है, जिस घर में रुकता है वहाँ पर भूत प्रेत का साया हो जाता है। वो जिस चीज़ को लेकर आता है यहाँ कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। अब कुछ भूत यहाँ छूट जाते हैं, जिस घर में हम रुके हैं वहाँ भूत होंगे तो मकान मालिक भी तो चिढ़ेगा ना। बाकी कहते हैं भूत आपके साथ होते हैं, और शहरों में भूत वैसे भी दूर भाग जाते हैं। मैं खुद कई बार वहाँ गया, कई भूतों का निवारण बाद में करवाना पड़ा। अब उनसे डरने की बात नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं करते, क्योंकि जहाँ से वो आए होते हैं वहीं उन्हें वापस भी तो जाना होता है। थोड़ा परेशान करते हैं फिर भाग जाते हैं, लेकिन जो मिलेगा वो तो कीमती है ना। इस तरह पूरा दिन निकल गया। अब वक्त रात का हो गया था और हमने पूरा इंतज़ाम कर लिया था। हमने खाली बैग कर लिए थे, कंधों पर टांग लिए थे खाने पीने का कुछ सामान। हम एडवेंचर पर निकलने वाले थे और हम पांचों भी खुश थे। वो भूतिया दुनिया देखने को मिलेगी। अगर सोने का पेड़ दिखा तो भी ठीक, नहीं दिखा तो भूत प्रेत देख कर आएंगे। अब दर्श ऐसे एडवेंचर पर ले जा रहा है, हमने पहले कभी ऐसी चीज़ का अनुभव नहीं किया है। सबको काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता थी और रात के 8 बजे चल पड़े हम उस तरफ। यहाँ गांव रात को वीरान से हो जाते हैं। गांव के जितने लोग हैं घरों के अंदर दुबक से जाते हैं। दिन की रोशनी में तो यहाँ काफ़ी भीड़ नज़र आती है। लोग घरों से बाहर बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। रात के अंधेरों में घरों के अंदर कुछ लोग नज़र आते हैं जो चलते फिरते दिखते हैं। और वैसे भी ये गांव साधारण गांव नहीं था, कुछ पिछड़ा पिछड़ा सा गांव लग रहा था। लेकिन हमें क्या, हमें अब और आगे बढ़ना था। हम उस गांव से अब आगे निकलने लगे। वो पेड़ के पास से हम निकल रहे थे। गांव में फिर भी कुछ लाइट्स थी, यहाँ तो पूरी तरह से अंधेरा, बंजर ज़मीन, हाथ में हमारी टॉर्च, और हम आगे बढ़ते रहे। पहले पहले तो खेतों के बीच से निकलना पड़ रहा था और उन खेतों के मालिक भी आसपास घूम ही रहे थे। छिपते छिपते, बचते बचते चोरों की तरह आगे बढ़ना पड़ रहा था और हमें डर लग रहा था, दर्श कहीं हम पकड़े ना जाएं, तेरे पीछे यहाँ काफ़ी पिटाई खाने को मिल जाएगी। दर्श कहता रहा, बात तो मानो, इन्होंने खेतों पर कब्जा किया हुआ है, आगे जाने के रास्ते रोके हुए हैं, हमें आगे बढ़ना होगा। हम और आगे बढ़ने लगे। अब बंजर इलाका खेतों से आगे का था, जहाँ कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा। ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ कोई आता जाता भी होगा। वहाँ खाली टूटी फूटी चीज़ें पड़ी हुई, ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी जिसे अमूमन गांव के आसपास देखा जाता है। और यहाँ उन पर इतनी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी कि साफ साफ लग रहा था यहाँ कोई आता जाता नहीं होगा। एक गाड़ी जो पूरी तरह से खटारा हुई पड़ी थी, यानी उसका इंजन भी निकाला हुआ था, उसके अंदर मिट्टी भरी हुई, उसके ऊपर मिट्टी भरी हुई। अगर कहीं और होता तो ये लोहे को बेचकर पैसे कमाए जा सकते थे, लेकिन इस इलाके में ये गाड़ी ऐसे ही खटारा पड़ी हुई थी। उसके आगे कुछ कपड़े जो इस तरह ज़मीन से चिपके हुए थे, आगे कुछ बोर्ड लगे हुए थे कि इसके आगे ना जाएं। ये कोई खतरनाक इलाका है, किस तरह से बोर्ड लगाए हुए हैं? ये सवाल मैंने दर्श से किया था और दर्श ने हंसी में कह दिया था, भूतिया इलाके में जा रहे हैं हम, इसलिए ध्यान से, डरने वाली बात है, भूतों से बचने के लिए बताया जा रहा है। हम टॉर्च लेकर अब आगे बढ़ने लगे। उसके बाद वो बंजर इलाका भी खत्म हुआ, काली मिट्टी का इलाका आ गया। अब ये मिट्टी ऐसी थी जैसी जिंदगी में कभी नहीं देखी।
टॉर्च की रोशनी अगर उस मिट्टी पर मारो ना, जरा भी रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। सारी की सारी रोशनी को वो मिट्टी सोखे जा रही थी। दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। और तभी वहाँ पर वो कहने लगा, रुकना होगा हमें 12 बजे तक, रुकना होगा 12 बजे तक। यहाँ 12 बजे इस मिट्टी के आगे का रास्ता ना वो दिखाई देगा। अगर अभी हम इस मिट्टी में पार करेंगे ना तो आगे खाली रास्ते में पहुँच जाएंगे, दोबारा बंजर में, और फिर से हम पीछे मुड़कर यहीं आना होगा, क्योंकि रास्ता यहीं से आगे खुलेगा, तुम्हारी आंखों के सामने दिखेगा। हमें इंतज़ार करना होगा। अब बैठते हैं। 10 बजे का वक्त हो गया था और 12 बजे तक हम बातें करते रहे, ऐसे खाली इलाके में, आसमान को देखते हुए। डरावना माहौल और बातें भी वो डरावनी डरावनी। वहाँ भूत दिखेंगे, चुड़ैलें दिखेंगी, ये दिखेंगे, वो दिखेंगे। हमें इतना ज़्यादा डरा रहा। और मेरे 2 दोस्त बहुत ज़्यादा डरपोक थे। वो तो कह रहे, सोना ले आना यार, अगर मैं डर कर भाग आया ना वापस तो तुम सोना ले आना, थोड़ा थोड़ा मुझे देते रहना, तुम्हें तो ताउम्र मिलेगा ना। मैंने भी कह दिया, कोई बात नहीं, हमें पता है खतरा तो छोटा मोटा है, और इसने कहा है ज़्यादा खतरा नहीं है, बस भूत वूत हैं और आगे सोने का पेड़ मिलेगा। जिंदगी हमारी बन जाएगी, अमीर होंगे, महंगी महंगी गाड़ियाँ, हम अपना जहाज़ रखेंगे, अपने जहाज़ से जाया करेंगे। ये सुनकर आँखों के सबके सपने जागने लगते। और उसके बाद समय 12 बजे का कब हो गया पता ही नहीं चला। जब कीमती चीज़ आँखों के सामने दिख रही हो, समय बहुत तेज़ बीतता है। इस जगह भी ऐसा ही हुआ था। जब 12 बजे ना आसमान में लाइट्स दिखने लगी, ऐसा लग रहा था आसमान में जैसे बिजली कड़क रही हो, बादलों से निकलने वाली रोशनी, लेकिन वहाँ बादल नहीं थे। साफ साफ पीछे तारे नजर आ रहे थे। ये कैसी बिजली की गर्जना थी जो दिख रही थी। अब दर्श ने कहा, जाने का समय है, जल्दी करो, हमें इस दुनिया से उस दुनिया में निकलना है। हम थोड़े डरे भी हुए थे, क्या हम वापस आएंगे? उसने कहा, आएंगे ना, सब वापस आएंगे, ऐसा नहीं होता, ये दूसरी दुनिया में हम खोने वाले नहीं। डर कर कोई भाग कर वापस आ जाता है तो यहीं आता है। लेकिन मैं भी एडवेंचर पर निकला हूँ। दादाजी और चाचा जी की बात सच्ची है, कई लोगों ने गवाही दी है। सोने का पेड़ उन्हें दिखा, हिम्मत नहीं हुई सोने के पेड़ के पास जाने की। हम 5 कोशिश करेंगे ना। तुम्हें सोना चाहिए, तुम रखना। मैं वैसे ज़्यादा सोना चाहता नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी खुशी उसमें है, मेरी खुशी भी उसमें है। जो तुम करोगे मैं भी वही करूँगा। हम अब उस काली मिट्टी पर चलने लगे थे। काली मिट्टी पर चलते चलते आसमान में रोशनी, और जब हमने पीछे मुड़कर देखा ना, पीछे वाले वो पेड़ भी जैसे गायब से हो गए। ऐसा लगने लगा जमीन की मिट्टी दोबारा भूरे रंग की हो रही हो। काली मिट्टी नहीं थी पाँव के नीचे, ये साफ साफ घास दिख रही थी। लेकिन आसमान में तारे गायब हो चुके थे, बादल घिर चुके थे। बिजली बार बार बादलों से निकलती, लेकिन आवाज़ नहीं आती। रोशनी हर जगह फैल जाती। अब उस बादलों से जैसे चांद झांक रहा था। जहाँ से चांद दिख रहा था वहाँ बादल नहीं थे, हर जगह बादल। अब चांद की रोशनी में भी साफ साफ नजर आ रहा, बादलों से निकलने वाली वो बिजली भी साफ साफ चारों तरफ दिखा रही। दूर दूर तक पेड़ नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था सच में हम कोई दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। इसके बाद दर्श ने कहा, सभी हाथ पकड़ो एक दूसरे के, यहाँ भटकना मत, यहाँ भटक गए ना तो बस पीछे भाग कर ही बाहर निकल होगा, तो सोने का पेड़ तो छोड़ ही दो। इसीलिए हमें सही सही रास्ते पर जाना है, क्योंकि इतनी मुश्किलात सहने के बाद भी अगर हम पेड़ पर नहीं पहुँच सके तो फ़ायदा नहीं है। हाथ पकड़ो सब। सबने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। उसके बाद हाथ पकड़े थे हमने, आगे आगे हम बढ़ रहे। एक बूढ़ी औरत आगे एक पेड़ के पास दिखी। अब ये जो पेड़ था ये काफ़ी पुराना पेड़ लग रहा था, बिल्कुल फैला हुआ पेड़, लेकिन एक भी पत्ती उस पर नहीं थी। बरगद के पेड़ जैसा पेड़ लग रहा था, बहुत ज़्यादा बड़ा, लेकिन एक भी पत्ती नहीं। गंजा पेड़। नीचे बैठी वो बूढ़ी औरत जैसे कुछ पका रही थी। एक जैसे सोने का बर्तन था और ये चमक रहा था। उसे देखकर मेरे एक दोस्त ने कहा, सोना सोना लागे रे, साफ देख देख सोने का, यहाँ लगता है सच में काफ़ी ज़्यादा सोना है। तभी दर्श ने कहा, याद रखना, सोना लेना है तो पेड़ से मिलेगा, पेड़ से सोना मिलेगा, कहीं और सोना चोरी करने की कोशिश मत करना। सोना सिर्फ पेड़ से लेना है। ईमानदारी वाले पैसे इस दुनिया में काम करते हैं, अगर कुछ और चुराया मौत मिल सकती है।
मौत सुनकर सब बिल्कुल सीधे हो गए और सोना आंखों के सामने से गायब होने लगा। सब कहने लगे कोई बात नहीं, उसका है, अब वो इस्तेमाल कर सकती है, हम नहीं देखेंगे। हम जब चलते चलते आगे बढ़ रहे थे, अब दर्श ने कहा यहाँ किसी से पूछना पड़ता है आगे बढ़ने का रास्ता। अब जिससे पूछते हैं उसके सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। ये भूतिया दुनिया है, ये औरत साधारण नहीं है। अब हम 6 चलते चलते उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचे। वो बूढ़ी औरत उसमें मिट्टी उबाल रही थी। अब नीचे आग नहीं, नीचे उसने बर्फ रखी हुई थी। ये देखकर दर्श कहने लगा क्या पागल औरत है, ये क्या कर रही है। तभी वो बूढ़ी औरत देखने लगी और कहने लगी तुम जिस दुनिया से आए हो वहीं चले जाओ। तुम्हारे नियम तुम्हारी दुनिया के, हमारे नियम हमारी दुनिया के। अब उस बूढ़ी औरत का चेहरा हमने देखा था, वो भयानक सा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई चुड़ैल हो। उसे देखकर हमारी सिट्टी पिट्टी तो गुल हो गई, लेकिन दर्श हंसता जा रहा, उसे छेड़ता जा रहा। बार बार वो मजाक बनाए जा रहा था कि ये बर्फ से क्या मिट्टी उबालने की कोशिश कर रही है। अब वो बूढ़ी औरत खड़ी हो गई और फिर वो गुस्से में कहने लगी देखो, ये नाखून मेरे 10 फुट लंबे हो सकते हैं। जितनी दूर तुम खड़े हो उतनी दूर तुम्हें नोच सकती हूँ, लेकिन मैं अच्छी हूँ इसलिए नुकसान नहीं पहुँचा रही। भाग जाओ यहाँ से। तभी दर्श बोला समझ रहे हो ना, ये कुछ करने की बात कर रही है, हम इसे ज़्यादा छेड़ नहीं सकते। ऐसा करते हैं, हमें अब आगे बढ़ना होगा। हम 5 बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। वो नोचने की बात कर रही थी और दर्श इसे मजाक में ले रहा था। अब इस दुनिया के बारे में हमें तो कुछ पता भी नहीं। दर्श जैसा जैसा कहता हम तो वैसा वैसा कर रहे थे। फिर मैंने ही उससे सवाल किया हमें आगे का रास्ता ढूंढना है। वो दर्श क्या कह रहा था, वो पेड़, वो सोने का पेड़, हमें वो देखना है। तब वो बूढ़ी औरत फिर से खड़ी हुई, फिर कहने लगी अजीब अजीब से लोग हैं, क्या क्या ढूंढने के लिए आते हैं। कुछ मरे हुए लोगों से बात करने के लिए आते हैं, कुछ तांत्रिक शक्तियां ढूंढने के लिए आते हैं, कुछ दूसरी दुनिया का बस सफ़र करने आते हैं। तुम अब उस सोने के पेड़ को ढूंढने आए हो। यहाँ कैसे कैसे लोग आते हैं। दर्श ने बीच में ही बात को टोकते हुए कहा देखो देखो, तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है उसका रास्ता, तुम हम पर एहसान मत करो। दर्श ने हमें खास इशारा करके कहा यहाँ किसी से एहसान मत लेना, एहसान के बदले कुछ देना पड़ता है। इसने जवाब दिया तो बदले में हमें कुछ देना होगा, कहीं किसी एक दोस्त को गिरवी ना रख ले। हम चुप हो गए। अब वो बूढ़ी औरत हंसने लगी और दर्श ने अब घुमाते हुए बात कहा तुम्हें कोई मदद चाहिए, मैं मदद करने को तैयार हूँ। वो बूढ़ी औरत कहने लगी कब से मिट्टी उबालने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे मिट्टी खानी है गर्म, लेकिन बर्फ उसे गर्म कर ही नहीं रही, कैसे करूँ गर्मी से। तब दर्श ने जेब से एक लाइटर निकाला और लाइटर अब उस बर्फ के ऊपर रखा, उसके बाद जलाया। उस बर्फ को आग लग गई। आग इतनी तेज़ कि वो मिट्टी उबलने लगी। वो उबलती हुई मिट्टी कई चीज़ों का रूप ले चुकी थी। बार बार मिट्टी से जैसे उगती हुई सब्जियां देखी हमने, कई पत्ते निकलते, टहनियाँ निकलती, जैसे कुछ महीनों में टमाटर के पौधे लगते हैं, मटर के पौधे लगते हैं, उससे मटर निकलते हैं, टमाटर निकलते हैं। इस तरह से बस एक एक सेकंड में वो पौधे लगते, उनसे सब्जियां निकलती। वो मिट्टी से ही सब कुछ सेकंड्स में निकल रहा था और उसने एक सब्जी बनी हुई बना दी उस बर्तन के अंदर, बस कुछ क्षणों में। अब वो बहुत ज़्यादा खुश, वो मुस्कुराती हुई हमारी तरफ देखने लगी। तब दर्श ने कहा अब एहसान किया है तुम पर, एहसान का बदला तुम्हें चुकाना होगा। कुछ और मत मांगना, जो मैंने एहसान किया बदले में बताओ सोने का पेड़ किस तरफ है, हमें उस तरफ जाना है। अब वो हंसती हंसती कहने लगी मदद तो की है, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है। कुछ भी मदद करो तो बदले में देना पड़ता है। अब तुमने जो मांगा मैं देती हूँ, सीधे जाओ, आगे रास्ता मुश्किल है, लेकिन अंत में वो पहाड़ी की चोटी पर सोने का पेड़ मिलेगा। अब क्या करना है, कैसे करना है, वो तुम देखना। ये कहकर वो उस सब्जी को खाने की कोशिश कर रही, लेकिन उसके पास कोई चम्मच नहीं। वो हाथ से उसे उठाकर मुंह में डालने की कोशिश करती, लेकिन डाल नहीं पाती। तब मैंने कहा चम्मच मेरे पास है, आप इसका इस्तेमाल करना चाहेंगी?
दर्श मेरी तरफ आंखें निकाल रहा, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, और वो चुड़ैल मेरी तरफ देखकर कहने लगी, ये पागल बच्चा मुझे बेइज्जत कर रहा है। तुझे पता तो है मैं मरी हुई हूँ, सब्जी खा नहीं सकती, जिंदा खाते हैं इसे, जिंदा, मरे हुए नहीं। अभी इन नाखूनों से तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगी, चला जा यहाँ से। अब ये सुना था, हम 6 के 6 आगे की तरफ बढ़ने लगे। अब जैसे रोना ही आ रहा था। ये कैसी दुनिया है, यहाँ के नियम क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहे। और दर्श जैसे सब कुछ देखकर भी अनजाना सा बन रहा था। वो कहने भी लगा था, तुम्हें पता भी है तुम कर क्या रहे हो? वो एक चुड़ैल थी, चुड़ैल मरी हुई होती है, वो भी इस दुनिया में। अब हम खाते हैं जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाते हैं ना, और किसी चीज़ के लिए तो नहीं खाते। मैंने कहा हाँ, ये तो मरे हुए हैं ना, इन्हें खाने की क्या ज़रूरत। तो मैंने कहा तो फिर सब्जी बना तो रही थी, किसके लिए बना रही थी? उसने कहा उसकी मर्जी, अब मुझे क्या पता क्यों बना रही थी। मैंने मदद कर दी, उसने मदद कर दी। अब ज़्यादा लगाव करने की ज़रूरत नहीं है, चुड़ैल को भाभी बना ले, हम साथ ले चलें। मैंने कहा नहीं नहीं, माफ़ कर दो, आगे से मुंह नहीं खोलूँगा। फिर दर्श ने कहा हाँ, मुंह मत खोलना, यहाँ मुंह बंद रखो, जो काम करना है मैं करता हूँ, मेरे पीछे पीछे चलते रहो चुप करके। उसके बाद हम आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। आगे हमें एक पेड़ नज़र आया। अब ये छोटी सी घाटी सी बनी हुई थी, ज़्यादा ऊंची नहीं, कुछ 5 से 7 फुट की होगी। अब उसके ऊपर एक पेड़ लगा हुआ, वो पेड़ थोड़ा थोड़ा चमक रहा। मेरे मुंह से आवाज़ निकली, मिल गया, सामने वो पेड़, सामने वो पेड़। अब नीचे कई लोग खड़े थे। तभी दर्श ने इशारा करके कहा, ये वो पेड़ नहीं है, ध्यान से देखो, ये सुनहरी पेड़ लग रहा है, ये कोई सोने का पेड़ लग रहा है। मैंने कहा नहीं। अब उस पेड़ को देखकर काफ़ी अजीब सा एहसास हो रहा। उस पेड़ पर कुछ टंगा हुआ था, वो पत्ते नहीं थे, वो गंजा पेड़ था, लेकिन टंगा हुआ कुछ और। जब उसके करीब पहुंचे, नीचे काफ़ी लोगों की भीड़ जो ऊपर की तरफ ताके जा रहे। अब उस पेड़ के ऊपर चाबियां लगी हुई थी, ढेर सारी चाबियां, इतनी चाबियां, हर तरफ रंग बिरंगी। अब जब ध्यान गया उन लोगों पर, उन लोगों के होंठों के ऊपर ताले लगे हुए थे। उसे देखकर घबराहट सी हुई और दर्श कहने लगा, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, ये खतरा हो सकते हैं, यहाँ से निकलो। जब हम वहाँ से खिसकने ही वाले थे, एक आदमी का ध्यान हमारी तरफ पड़ गया। जैसे ही उसका ध्यान हमारी तरफ पड़ा, वो सब हमारी तरफ देखने लगे, हमारी तरफ भागने लगे। वो कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन होंठों पर ताले लगे हुए इसलिए बोल नहीं पा रहे, लेकिन हमारा पीछा करते रहे। अब हम पांचों के पांचों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, और आगे से हमें पकड़कर खींच कर ले जा रहा दर्श, वो हमें रास्ता बता रहा था। वहाँ कई जगह खड्डे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंग का माहौल हो। बिल्कुल सरहद पर ऐसे खड्डे बनाए होते हैं ना, जिनके अंदर से बंदूकों से गोलियां चलाने के लिए छिपा हुआ होता है, वैसे रास्ते थे यहाँ पर। उनके बीच से निकलना पड़ रहा था। जब जब हम भागते, वो ताले वाले सामने आ जाते, हम रास्ता बदल लेते। इस तरह करते करते एक जगह उन्होंने हमें घेर लिया। तब दर्श ने कहा, अब फंसे, चारों तरफ से फंस गए। अब एक काम करो, हमें इनसे बचकर आगे निकलना है। अब ये हमें फंसाने की कोशिश करेंगे, ये रूप बदलने की कोशिश करेंगे, भटकाएंगे, इकट्ठे रहेंगे। याद है ना, हम दोस्त हैं, हम इकट्ठे हैं, हमें किसी की बात नहीं माननी है। उसके बाद वो जो लोग थे, उनमें कई औरतें, कई लड़कियां, कई लड़के, और उन्होंने पहले तो बिल्कुल कपड़े नहीं पहने हुए थे, वो मुर्दा शरीर थे, होंठों पर ताले। अचानक उनके रंग बिरंगे कपड़े आ गए। वो रंग बिरंगे कपड़े पहने, लेकिन होंठों पर ताले गायब नहीं हुए। कुछ के चेहरे खूबसूरत, कुछ मासूम, कुछ बच्चों जैसे लग रहे थे। वो रो रो कर हाथ जोड़ रहे मदद की गुहार के लिए, और दर्श कहे जा रहा, सुनना मत, सुनना मत, ये इशारों में भी कुछ कहेंगे, ध्यान मत देना। अब दर्श हमें पकड़कर आगे ले जा रहा, और वो सब हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे, मजबूर से चेहरे दिखा रहे, उंगलियां दिखा रहे, चाबियों की तरफ उंगलियां कर रहे, लेकिन हम उनकी मदद नहीं कर सकते थे। हमें पता ही नहीं था वो असल में चाहते क्या हैं। दर्श हमें भगाकर उनसे आगे ले आया, और वो पीछे से इशारा कर रहे, कुछ अपने सर पर दोनों हाथ जोड़कर रखे जा रहे, कुछ ना कुछ वो कहना चाहते थे, हम समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन
उनके पाँवों में जैसे बेड़ियां आ गई। वो एक इलाके तक ही भाग सकते थे। वो बेड़ियां खींचने लगी, अपने आप उस चाबी वाले पेड़ के पास खींचती हुई वो भीड़ चली गई। हमें वो पकड़ तक ना पाए। वो जैसे मजबूर थे अपनी हद तक। कुछ कहना चाहते थे, होंठ बंद, कह नहीं पाए। और दर्श जब हमें आगे ले आया तो सांस लेकर कहने लगा, बच गए, बच गए। अब ये ताले लगे प्रेत हैं, ये हमें भी ताला लगाने की कोशिश करते हैं, बातों में उलझाते हैं, प्यारी सी शक्ल बनाते हैं। कुछ ठरकी होते हैं, इनकी चालों में आ जाते हैं। कुछ बच्चों से प्यार करते हैं, इनकी चाल में आ जाते हैं। कुछ को अपनी जान पहचान वाले दिखते हैं तो चाल में आ जाते हैं। ये फंसाते हैं, वो चाबियों तक पहुंचाते हैं। चाबी को छूते तुम्हारे मुंह पर ताला लगता और तुम्हारी चाबी टंग जाती। फंसते तुम भी, फिर तुम्हें कोई अगर आज़ाद कराता तो बचते, वरना नहीं बचते। अपनी जगह किसी को देनी पड़ती है। ये खुद तो निकल जाते आज़ाद प्रेत बनकर, लेकिन तुम्हें यहीं पर प्रेत बना देते। खतरा बहुत है यहाँ, ध्यान रखना। जो भी समझ में आ रहा है वो दिमाग से निकाल दो। जो मैं कहता हूँ वैसा करना होगा। सोने का पेड़ तब मिलेगा। अब वहाँ कई तरह के प्रेत नजर आ रहे थे। कुछ ऐसे थे जो जमीन में गड़े हुए थे, आधा धड़ उनका बाहर था। अब वो रास्ता भी ऐसा था कि उनके बीच से निकलना था। वो हमारे कपड़ों को पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन उनके सिर्फ आंखें थी, उनका मुंह नहीं था। वो कुछ बोल नहीं सकते थे, बस पकड़ने की कोशिश करते रहते। उनका शरीर कच्चा सा था। जब उंगलियों से हमारे कपड़े पकड़ते हम डर जाते, हम भागते, उनकी उंगलियां तक टूट जाती। वो रास्ते से निकलना बहुत ज़्यादा डरावना था, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। तभी वहाँ हमें कई वैसे ही और रास्ते नजर आए और उन रास्तों पर कुछ और लोग भी दिखे। हमें दूर दिखा 3 लोग थे। वो एक दूसरे का हाथ हमारी तरह पकड़े हुए आगे बढ़ रहे। उन्होंने भी कंधों पर बैग टांगे हुए, हाथ में टॉर्च ली हुई। उन्हें देखकर मेरे एक दोस्त ने कहा था, क्या क्या ये भी हमारी तरह यहाँ पर सोने का पेड़ ढूंढने आए हैं? चलो इनके पास चलते हैं। तभी दर्श ने कहा था, ध्यान रखो, ये दूसरी दुनिया है। हमें ऐसे ऐसे प्रतिबिंब दिखाई देंगे जो इस समय के नहीं हैं, कोई पुराने समय के हैं। हो सकता है पहले के समय का कोई आदमी हो। मैंने कहा, कपड़े तो बिल्कुल हमारे जैसे लगते हैं, जैसे आज के समय के। देखो टी शर्ट पहनी है, ये तो अभी ट्रेंडी टी शर्ट है। दर्श थोड़ा घबराया और कहने लगा, तुम फंसने लगे हो, तुम फंसने लगे हो। यहाँ इस दुनिया में जाल बिछे हुए हैं, जाल। ये जाल हमें फंसाने के लिए हैं। तुम्हारे मुंह से निकला एक शब्द किसी और के ऊपर कर्ज की तरह पड़ जाएगा और तुम्हारे ऊपर शाप की तरह। इसीलिए कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचो। मैंने कहा, मुझ पर यकीन करो, चुप करके इस तरफ चलो। अब वो जो सामने थे वो भी हमारी तरफ देखे जा रहे, हम भी उनकी तरफ देखे जा रहे। दर्श हमें खींचकर दूसरी तरफ ले गया और वो तीनों भी एक दूसरी तरफ चल पड़े। इस तरह हम उनसे बचे थे, हम जान भी नहीं पाए वो क्या थे। आगे कुछ और भी अजीब दिखा। आगे हमें अर्थियां दिखी, मुर्दे बिना सर वाले। उनके सरों के ऊपर डंडे लगे हुए थे। इस तरह 4 मुर्दे एक अर्थी बनाए हुए और उन अर्थियों के ऊपर लेटे हुए जैसे इंसान। उन्होंने साधारण कपड़े पहने हुए, लेकिन वो मरे हुए नहीं लग रहे थे, ऐसा लग रहा था सोए हुए हों। दर्श ने तब कहा था, सब सीधे खड़े हो जाओ, हिलना मत, ध्यान मत देना। वो अर्थियां करीब से निकलेंगी, बात करना मत, बोलना मत, चुप करके आगे निकलो। वहाँ 3-4 अर्थियां इसी तरह की गई। हमारी टांगें कांप रही थी। बिना सर वाले, जिनके सरों की जगह वो डंडे चिपके हुए, वो किसी की अर्थियां ले जा रहे थे। ये दूसरी दुनिया में क्या क्या हो रहा था, हमारे पास इन सवालों के जवाब तक नहीं थे। तब दर्श ने कहा था, हर सवाल के जवाब मिलेंगे जब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। मैं तुम्हें बताता जाऊँगा। यहाँ सवाल कम करो, बस यकीन करो। अब उन अर्थियों के आगे हम निकलते गए, डरते गए। उसके बाद आगे का रास्ता और भी भयानक सा था। ऐसा लग रहा था ये कोई कब्रिस्तान हो। वहाँ कई कब्रें बनी हुई थी। उन कब्रों के ऊपर छोटे छोटे पौधे लगे हुए। अब उन पौधों पर पत्तियां नहीं, आंखें थीं, आंखें, इंसानी आंखें हिलती हुई टंगी हुई थीं। वो भी काफ़ी डरावना माहौल। अभी कब्रिस्तान के बीच से चलकर जाना, वो भी रात के समय, दूसरी दुनिया में, डरावना सा एहसास ही तो होता है।
चलते चलते हम काफ़ी आगे तक पहुंच आए और आँखों वाले पौधे भी पीछे रह गए जो हमें ताड़ते रहे। उसके बाद हमें ऐसे प्रेत मिले जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए। तब दर्श कहने लगा था, हम पहुंच गए, सामने देखो पहाड़ी पर, सामने देखो पहाड़ी पर। पहाड़ी पर सुनहरी रंग का एक बड़ा पेड़ लगा हुआ, सोने का पेड़। तब दर्श ने कहा, सोने का पेड़, हम उस इलाके में आ गए हैं, यहाँ सोने के पेड़ हैं, सोने का पेड़, अब सोना मिलेगा ताउम्र तुम्हें। इसके बाद हम उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे। वो सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी सर झुकाए जैसे बड़े आदर से हमें आगे बढ़ने के लिए सलाम कर रहे थे। इस तरह वो भीड़ जैसे सर झुकाए अपने मालिकों का इंतज़ार कर रही हो। हम शायद इस पेड़ से ताउम्र सोना ले पाएंगे, लेकिन बार बार क्या ये रास्ता, ये सफ़र तय करना होगा? दर्श कहने लगा, नहीं, सफ़र बार बार तय नहीं करना होगा, बस चलो मेरे साथ, सोना मिलेगा। अब सोना चाहे एक बार में लो, चाहे ताउम्र लो, सोना मिलेगा, चलो चलो। वो हमें जल्दी जल्दी चलने को कह रहा, लेकिन थोड़ी सी थकान हो गई थी। हम रुक कर कुछ खाना चाहते थे, लेकिन दर्श उसे भूख नहीं लगी थी। वो कहे जा रहा, चलो अब देर नहीं कर सकते, सोने का पेड़ मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, सोने का पेड़, चलो चलो। अब हम चलते चलते ऊपर पेड़ के पास पहुंचे और मैंने दर्श से कह दिया, देखो अब कुछ खाने दो, अब ये सोने वाले पेड़ तक तो पहुंच ही गए हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगी है, थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई है, अब हम थक चुके हैं। दर्श कहे जा रहा, अब देर क्यों कर रहे हो, ये देखो सोने के इस पेड़ से एक एक पत्ती तोड़नी है, एक पत्ती तोड़ते ही हम अब यहाँ से वरदान पा लेंगे सोने का, ताउम्र सोना मिलेगा, ताउम्र सोना, बहुत सोना मिलेगा, बस एक पत्ती ही तो तोड़नी है, ये काम तो कर लो। मैं कहने लगा, नहीं रुक जाओ, कुछ खाते हैं, बड़े मन से काम करेंगे, मेरे दोस्त भी कह रहे। लेकिन दर्श कह रहा, नहीं, हमें ये काम करना होगा, जल्दी से काम करेंगे, जल्दी से निकलेंगे, पहले जो काम करने आए हैं वो तो करें। मैं मान नहीं रहा था। उसके बाद हम वहाँ पर बैठ गए। अब बैग से निकाल कर खाना खा रहे। खतरा तो वहाँ कोई महसूस नहीं हो रहा था। वो पेड़ थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, सुनहरी रंग का वो पेड़ जिस पर लगे हुए वो पत्ते, और दर्श कह रहा, एक एक पत्ता तोड़ना है, बस पत्ता तोड़ते ही सोना मिलेगा, पत्ता तोड़ते ही सोना मिलेगा, ये पत्ते अब हमारे हो जाएंगे। वहाँ 15 मिनट तक हम बैठे रहे, खाना खाते रहे, आराम करते रहे। शरीर की थकान थोड़ी सी कम हुई। दर्श बहुत जिद कर रहा था, पत्ता तोड़ो, जल्दी करो, जल्दी करो। वो हमें यहाँ तक लेकर आया था और मेरे दोस्त अब उठ खड़े हुए। अब आंखों में लालच थी सोने की और वो पत्ता तोड़ने के लिए हम आगे बढ़ रहे। तभी मेरा ध्यान पड़ा, उस पेड़ के नीचे कुछ चाबियाँ पड़ी हुई थी, बिल्कुल वैसी चाबियाँ जैसी उस पहले वाले पेड़ के ऊपर टंगी हुई थी। मैंने दूर से ही सवाल कर दिया, ये चाबियाँ यहाँ कैसे? ये तो वो पेड़ वाली चाबियाँ हैं ना, यहाँ नीचे चाबियाँ क्या कर रही हैं? यहाँ क्या पत्ता झड़कर नहीं गिरता? दर्श मेरी तरफ घूर कर देखने लगा और कहने लगा, यहाँ सवाल मत करो, चुप करो, यहाँ ज़्यादा बात मत करो, जो कहा है वो करो, चुप करके जल्दी करो। अब मुझे अजीब अजीब से ख्याल आई जा रहे। मैं सोचे जा रहा, दूसरी दुनिया में है जहाँ इतना खतरा है, इतनी आसानी से ये सोने के पत्ते हमें मिल रहे हैं, ताउम्र सोना मिलेगा, मतलब क्या है? अब मेरे दोस्त बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे और दर्श ने रोका और कहने लगा, इकट्ठे, सब इकट्ठे तोड़ेंगे, एक एक करके नहीं, सब इकट्ठे तोड़ेंगे, इकट्ठा तोड़ेंगे तभी मिलेगा। मैंने कहा, ये कैसे? अगर हम अलग आए हैं तो अलग अलग तोड़ भी तो सकते हैं, पहले कोई एक तोड़े देखते हैं। दर्श कह रहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, अगर किसी ने तोड़ा तो वरदान उसे मिलेगा, बाकियों को नहीं। मैंने कहा, ठीक है, किसी एक को मिल जाए, बाकी बांट लेंगे, ताउम्र सोना मिलेगा ना। अब दर्श काफ़ी बेचैन सा हो रहा, उसको जवाब से नहीं आ रहे थे। वो बार बार कहे जा रहा, चुप करो, सवाल मत करो। वो किसी चीज़ से डर रहा था और मुझे कुछ गड़बड़ नज़र आ रही। वो आदमी जिनके मुंह पर ताला लगा हुआ था, चाबियों वाले पेड़ के पास, वो सभी खास इशारा सा कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। ये कह रहा था माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन असल में वो हाथ जोड़कर एक खास इशारा सा कर रहे थे। मेरा ध्यान अब बार बार उस तरफ जा रहा, वो कहना क्या चाहते थे, वो कहना क्या चाहते थे। इसके बाद मेरे दोस्त आगे उन पत्तों के करीब, उनसे रुका नहीं जा रहा और दर्श कहे जा रहा,
आजा अभिषेक, तू भी आजा, ये चारों तैयार है, तू भी आजा ना, तू रुका हुआ क्यों है। मैं उस पेड़ के पास था, पत्ते को तोड़ने के करीब, लेकिन वो बातें दिमाग में घूमे जा रही। तभी पता नहीं क्या हुआ, मेरा दिमाग चला, मैं उस इशारे को समझ पाया। वो हाथ जोड़कर अपनी गाल पर हाथ रख रहे थे। ये इशारा सोने का होता है ना, यानी कि सोने वाला सोना जो हम रात को सोते हैं। ये तो वो इशारा था, सब कर रहे थे, बार बार करके दिखा रहे थे। क्या इसका रिश्ता इस सोने के पेड़ से तो नहीं। मैंने अपना हाथ पीछे खींचा, मेरे चारों दोस्तों ने पत्ते तोड़ लिए। जैसे ही उन्होंने पत्ते तोड़े, उनके शरीर जैसे हिलने लगे और वो जमीन पर गिर गए। उनके शरीर की आत्मा निकली। मैंने अपने दोस्तों के शरीर से निकलती हुई आत्मा देखी थी और उनके होंठों पर ताला लगा हुआ। चाबियां वो पत्तों की बनी अपने आप आकार में आई और नीचे गिर गई। फिर जमीन से जैसे कुछ निकला, ये लोहे की चेन सी थी जैसी उस पेड़ से निकली थी। मेरे दोस्तों की आत्माएं मेरी आंखों के सामने, और उन्हें खींचती हुई वो चेन उस पेड़ की तरफ ले जा रही थी। बड़ी तेजी से खींचते हुए गए और ज़मीन से वो मुर्दे निकले जिनके सर नहीं थे, अर्थियां, और इन शरीरों को अर्थियां बनाकर वो ले जाने लगे। मेरे दोस्त जिंदा थे लेकिन उनकी आत्मा निकल चुकी थी और मैं वहाँ घबराया हुआ, मेरे हाथ पैर कांप रहे। दर्श की तरफ जब मैंने देखा, दर्श मुस्कुरा रहा। तू पहले से चालाक रहा है, तू पहले से चालाक रहा है, तू कैसे समझ जाता है, तू कैसे समझ जाता है। मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ। अब भी इतना करीब आ गया तू, फिर से कुछ समझ गया। क्या समझा तू? मैंने कहा, वो ताले, वो चाबियां, ये वही चाबियां हैं ना। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। दर्श ने कहा, तोड़ दे पत्ती, तोड़ दे एक पत्ती, सब समझ जाएगा। सवालों के जवाब तभी मिलेंगे ना, अब इन्हें सोना मिल गया है। सोने को मिला है इन्हें, ताउम्र सोएंगे ये, ताउम्र। तुम कौन से सोने की बात कर रहे थे? मैंने कहा था ना, सोने का पेड़ जिसमें सोना मिलता है। ये तो चारों सो गए, अब तुम्हारी बारी है। तोड़ो पत्ता, तुम्हें भी सोना चाहिए ना, सोने का समय हो गया है। उसका रूप भयानक हो रहा था। वो डरावना पिशाच जैसा दिख रहा, जिसके बड़े बड़े दांत, एक पूंछ, उसके कपड़े फट चुके थे और वहाँ उल्टे पाँव में भागा और वो मेरा पीछा कर रहा। वो मुझे भटकाने की कोशिश कर रहा, समझाने की कोशिश कर रहा। बार बार रूप बदलता, दर्श बनता और कहता, मेरी बात मानो, दोस्तों को आज़ाद करने का एक ही तरीका है, बस वहाँ उठाना है कुछ। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक नदी में लेकर जाता हूँ। उस नदी को कहा जाता है चांदी की नदी। वहाँ चांदी दिखाता हूँ। अरे तुम्हें कुछ पैसे चाहिए होंगे, तुम्हें एक तहखाने के बारे में बताता हूँ, लेकर चलता हूँ, चलो मेरे साथ। यहाँ खाली हाथ जाने का फ़ायदा नहीं। वो ये कहता रहा, मैं भागता रहा पीछे वाले रास्ते से। वहाँ उन पेड़ के पास वो लोग जिनके मुंह पर ताले थे, मेरे 4 दोस्त भी वहीं पर, मुंह पर ताला लगा और हाथ से कह रहे, हमें बचाओ, हाथ के इशारों से। चाबियां ऊपर टंगी हुई। अब मैं क्या करता, मुझे खुद नहीं पता था उनकी मदद मैं कर पाऊंगा या नहीं, क्या मैं बच पाऊंगा या नहीं। अपने दोस्तों को छोड़ भागा था मैं पीछे उल्टे पांव, और उसी काली मिट्टी से मैं उसी गांव की तरफ भागा और पीछे के वो बादल गायब हो गए। गांव में चीखता चीखता पहुंचा था और वक्त सुबह का कब हो गया पता ही नहीं चला। थका हुआ था मैं और वहाँ कुछ लोगों को बता रहा मेरे साथ क्या हुआ, और लोग इस कहानी को सुनकर कुछ हंस रहे, कुछ बहुत डरे हुए। उन्होंने खुद बताया, यहाँ कई गांव में ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। एक पिशाच रहता है जो लोगों को दूसरी दुनिया में लेकर जाता है, और वहाँ ले जाकर क्या करता है कोई जवाब देने वाला नहीं, लेकिन वो दूर दूर तक लोगों को भटकाने जाता है, लेकर आता है, बहकाता है और कहीं और छोड़ आता है। जब मैं उस कमरे में पहुंचा था जो किराए के लिए हमें मिला था, मेरे 4 दोस्त वहाँ सोए हुए और मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की, उठे ही नहीं। मैं उसे अस्पताल लेकर गया, मेरे 4 दोस्त सोए हुए
डॉक्टर ने कहा ये शायद कोमा में चले गए हैं। वो उठ ही नहीं रहे थे, वो नींद में। शायद ताउम्र उन्हें सोना मिला था। वहां से उन्हें दोबारा नोएडा भेजा गया। आज भी वो एक अस्पताल में हैं। परिवार वाले आज भी इंतजार कर रहे हैं कब वो कोमा से उठेंगे। शरीर में कोई जख्म का निशान नहीं, दिमाग सही चल रहा है, फिर भी वो कोमा में कैसे हैं किसी के पास जवाब नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर देख कर जा चुके हैं लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा। लेकिन मैं जो कहानी बताता हूँ उस पर कोई यकीन क्यों नहीं करता। अगर मैंने भी वो पत्ती तोड़ ली होती तो मेरी आत्मा भी वहाँ कैद होती और मैं भी सो रहा होता। दोस्तों, अगर आपको कोई दोस्त ये कहता है कि उसके गांव में एक रास्ता है दूसरी दुनिया का जहाँ पर सोने का पेड़ है, आप वहाँ मत जाइए। वहाँ जिस सोने को आप ढूंढने जाएंगे वो तो नहीं मिलेगा। सोने को मिलेगा, ताउम्र सोने को मिलेगा।